कि मिलेट्स गेहूं से बेटर कैसे हैं। आयुर्वेद में बोले तो इसको शुद्ध अन्न बोला हुआ है। लाइक अगर आप उसे अनाज की तरह ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वाला है। पेशेंट की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है आप दोनों से एज अ आयुर्वेद डॉक्टर? एज आयुर्वेदिक डॉक्टर जो मतलब पेशेंट आ रहे हैं ना, वो ये लेके आता है कि ये डॉक्टर ये कुछ चमत्कार करेगा, और ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम की बात। आखिरी रास्ता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेद और वेद मतलब पूरी लाइफ का एक साइंस, तो आपको कैसे जीना है, दिस इज आयुर्वेद। जटामासी ब्राह्मी शंखपुष्पी की टी आप ले सकते हो, दैट Okay. इज वेरी हेल्पफुल इन हेडेक। जिस दिन डीप ब्रीदिंग के साथ स्लीप में जाएंगे, मान के चलिए शायद जो दवाई लेते हो उनकी डोज आधी हो एंड जाएगी। दीस टिप्स आर रियली वेरी हेल्पफुल। थोड़ी सी सरसों के तेल लेके मसाज कर लेंगे आप, आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट उसी को ही ज्यादा कारगर रहता है जो वेजिटेरियन होता है, जो नॉन वेजिटेरियन होता है उसके आगे। अगेन दिस इज अ मिथ। त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल हम कंटिन्यूसली करते हैं तो हमारी आंतों को खराब कर देते हैं, आंतें छिलने लगती हैं। तो ये मिथ है या ये फैक्ट है? देखो छिलेंगे तो कभी नहीं, ये तो myth है। ये तो लाइन तो 100% है। ये लाइन मिथ है। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक नया पॉडकास्ट आप सभी के सामने आज फिर हम लेकर आए हैं। रोजाना पॉडकास्ट आप लोग हमारे देखते हैं, नए नए गेस्ट हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान होते हैं, और आज के पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो आयुर्वेद आचार्य। दो ऐसे डॉक्टर आपके सामने आज हम लेकर आने वाले हैं जो आयुर्वेद के बारे में आपको जानकारी इस पॉडकास्ट में देंगे। तो स्वागत करते हैं उन दोनों का, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं दोनों। मैं वैद्य सुनीत्री सिंह हूँ और यहाँ नोएडा में सेक्टर 56 में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैंने एमडी पंचकर्मा में एमडी किया है और शास्त्रीय विधि से और जो ऑथेंटिक आयुर्वेदा है उसमें कोई मिक्सिंग ना करते हुए, मिक्सिंग इन द सेंस जो शास्त्र में लिखा है उस निहित हम प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ नोएडा में एक पंचकर्मा सेंटर चलाते हैं जो कि NABH एक्रेडिटेड सेंटर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ जो एम्प्लॉयज़ हैं और आर्मी के पैनल्स में जो और बहुत सारे इंश्योरेंस वालों को हम निःशुल्क सेवाएं यहाँ पे प्रदान करते हैं। और बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे, उनका तो पुराना इतिहास है। एंड वी आर नाड़ी वैद्य, हम लोग नाड़ी देख के मरीज का डायग्नोसिस बनाते हैं। अच्छा। जी, मैं वैद्य परीक्षित सिंह चौहान। मैं भी मतलब हम भी सेम जगह पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जी। और मेरी फैमिली अब मैं बोलूँ तो लगभग पिछले 90 इयर्स से हम आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। एक्चुअली मेरे दादाजी, वो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, क्योंकि आजकल सब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो मेरे दादाजी 1939 में आगरा से पास आउट थे। बोलते तो लोग ऐसे भी हैं कि उनसे पहले भी लोग प्रैक्टिस में थे, लेकिन ऐसा कोई इसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। बट 1939 से भी डॉक्यूमेंट है। ओके। तो तब से हम आयुर्वेद की सेवा में लगे हुए हैं। धीरे धीरे कोशिश यही रहती है कि बेसिकली जो हमें शास्त्र है बेसिकली जी, वो उसी के अनुसार हम प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब से कोविड का टाइम आया था ना, कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग घर पे बैठे हैं, कुछ काम नहीं करें तो लाओ कुछ भी एक बोल दें, और लोग उन्होंने फॉलो भी किया। जी। तो कोशिश ये है कि जो ऑथेंटिक आयुर्वेद है उसको हम लोगों के सामने रख सके, उनकी सेवा कर सकें, बस इसी चीज में लगे हुए। और मेरे चाचा जी डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेदा से रिटायर्ड है, तो हम लोग आयुर्वेद फैमिली से बचपन से च्यवनप्राश बनना, त्रिफला, त्रिकटु, ये सब चीजें सितोपलादी हमें बचपन से ही पता था। तो पारिवारिक उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा बैकग्राउंड मतलब आयुर्वेद का ही रहा है आप दोनों का। तो चलिए फिर पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, डिस्कशन करेंगे अंशिका बिल्कुल अच्छे से। बस उसके पहले हम एक मंत्र, हाँ बिल्कुल, आपके मंत्र के साथ हम शुरू करेंगे। करते हैं। ओम ब्रह्मदक्षा शिवरुद्रेन्द्र भूचन्द्रार्कानिलालः ऋषः सहौषधि ग्रामा भूतसंगाश्च पान्तुवा। ये हमारी चरक संहिता है, कहते हैं ना आयुर्वेद के बाइबल। सो दिस इज संहिता। सो दीज आर द शास्त्र जिनसे सारी चीजें आगे निकली हैं। सो दैट्स व्हाई साथ ही लेकर इसी का तो खा रहे हैं ना यार, जी ही इसी से रहे, तो संहिता को तो छोड़ना वही नहीं। एंड बहुत आप लोगों ने यहाँ बुलाया है आयुर्वेद को, और आगे इससे प्रचार मिलेगा, तो डेफिनेटली संहिता विल ब्लेस यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले जो मेरा सवाल है, अभी जब हम स्टार्ट कर ही रहे थे, आपने एक मंत्र से शुरुआत की। इस मंत्र के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, ये मंत्र किस लिए था और आपने इससे शुरुआत करने का क्यों सोचा?
एक्चुअली किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हम अपने, जैसे कहते हैं ना कि हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा होता है तो हम अपने बड़ों को सबसे पहले याद करते हैं। तो हमने ब्रह्मा, दक्ष और जहाँ से ये आया है ना, और उनको और अपने गुरुओं को, बाकी सूर्य, चंद्र, अग्नि, इन सबको साक्षी मानकर, उन सब से आशीर्वाद लेकर, अपने पूर्व जो वैद्य हैं, जो पहले के गुरु रहे, और जो चरक, सुश्रुत जी, वाग्भट जी, इन सबको साथ में लेके, इन सब का आशीर्वाद लेके ही हम आयुर्वेद का ये शुरू कर रहे हैं। सो जस्ट सीकिंग द ब्लेसिंग्स फॉर देम, रेस्ट डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ, मतलब इसका अगर एक एक मंत्र मतलब वर्ड्स देखेंगे, ब्रह्म, ओम, ब्रह्म, दक्ष, रुद्र, तो वही है कि एक इन सब की ब्लेसिंग हमें हो जिससे हम दूसरों की हेल्प कर सकें। अभी आपके हाथ में चरक संहिता है, इनके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है, बहुत सौ को नहीं पता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप हमें ब्रीफ करें तो। ऑलराइट, सो जैसे आपने देखा होगा, आज मॉडर्न सर्जरी में भी फादर ऑफ सर्जरी किसको कहा जाता है? आचार्य सुश्रुत को। जी, ठीक है, हालांकि वो हमारे हाथ में रही नहीं सर्जरी, बट फादर ऑफ सर्जरी आज भी सुश्रुत है। ठीक है, जो राइनोप्लास्टी है, नाक की सर्जरी हुई, वो सब उसी में से, आज भी हम बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन सर्जरी वाले इसी में से रेफरेंस लेते हैं। तो जैसे सुश्रुत एक अधिकार है जिसमें सारी सर्जरी और सर्जिकल वो है, ऐसे ही मेडिसिन का पार्ट वो चरक संहिता में है। तो हमारे हिसाब से जो मेडिसिन के फादर ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेदा, वी कैन से आचार्य चरक। तो ऐसे सिर्फ एक चरक संहिता नहीं है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, काश्यप संहिता, ऐसे करके बहुत सारी, हर एरा में, लाइक सबसे पुराना चरक संहिता, हर एरा में, हर 100 साल बाद, 1000 साल बाद ये चेंज होते गए और इसमें और अपडेशन होती गई, लेकिन इसी को ही एक्सप्लेन किया गया। मतलब अभी सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने चरक संहिता पढ़ी, या हमारे टीचर हैं वो पढ़ रहे हैं, मतलब एक ग्रेजुएशन में भी चरक संहिता पढ़ते हैं, फिर पीजी हुआ, फिर हमारा पीएचडी होता है। तो इसकी एक ब्यूटी है चरक संहिता की कि आप इसको जितनी बार पढ़ोगे, इवन मैं नहीं कहता हूँ, जो हमारे जूनियर्स हैं वो, या मैं पढ़ रहा हूँ, या मेरे से सीनियर पढ़ेंगे, हमारे टीचर्स लोग पढ़ेंगे, वो हमेशा एक कहते हैं इसकी एक ब्यूटी है, आप इसे जितनी बार पढ़ो आपको इसमें से एक नई चीज़ निकल के आती है। तो दैट्स वाई कि, तो इसलिए हमारे लिए है कि हमें कुछ भी कंफ्यूजन हो या लाइक कि नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो जस्ट टेक अ रेफरेंस, तो चीज़ कहीं ना कहीं से निकल आती है। तो दैट्स वाई जितना भी सिलेबस बन रहा है, आज जो भी पढ़ रहे हैं, ये संहिता ही इसका आधार है। लाइक मेन बुक्स, बेसिकली मेन ग्रंथ वो ये है। एंड आयुर्वेद क्योंकि अथर्ववेद में से आया है। सो मैम, आयुर्वेद के डॉक्टर्स को जैसे ही जब लोग देखते हैं, सबसे पहले ये होता है अलग अलग बीमारियों के बारे में भाई जान लेते हैं कि क्या, कैसे, क्या निजात पा सकते हैं। तो सबसे, जैसे अभी सर ने बात की थी कोविड की, तो कोविड के बाद से एक कॉमन प्रॉब्लम लोगों में देखने को आ रही है, जो यंगस्टर्स में ज़्यादा होती है, डिप्रेशन। और उसकी वजह से लोग पिल्स खाते रहते, इतने महंगे महंगे, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता, साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो आयुर्वेद में क्या करें, कैसे सीखें कि इससे हमें निजात मिल सके? Who is going to answer? Any of you जो अच्छे से इसको ब्रीफ कर सके वन बाय वन। एक्चुअली जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, जनरल प्रोस्पेक्ट में बात करते हैं ना, हमेशा लोग उसको हेल्थ का मतलब समझते हैं फिजिकल से, कि अगर किसी को बोला कि आप हेल्दी रहने के लिए क्या करें, तो वो बोलेगा आप सुबह मॉर्निंग वॉक करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। कहीं पे भी मेंटल हेल्थ की बात आती ही नहीं है। और अभी भी एक अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो ना, तो वो एक टाइप का टैबू है अभी। अगर आप किसी को बोलो कि नहीं मुझे डिप्रेशन, तो लोग उसको देखते हैं यार तो प्रॉब्लम में है, और जो है वो भी नहीं मानता, और जो है मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों के अंदर। और जब आप कोविड की बात करते हैं ना, तो कोविड में बहुत लोगों को बहुत ट्रॉमास हुए। तो जैसे किसी को भी कोई बीमार भी था, तो उसने अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में तो सोचा, लेकिन किसी ने भी अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं किया। तो उसके लिए आयुर्वेद मैं बोलूँगा तो बहुत 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 अच्छा टूल है। लाइक आप कुछ भी काम कर रहे हो, लाइक आप एक छोटा बच्चा भी है, उसे कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, पढ़ नहीं पा रहा है, उससे थोड़ा बढ़ते हैं तो जैसे जो यंग एज आ जाती है, आपकी लोगों की आ गई, हमारी आ गई, तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर इतना है, तो उसमें भी फिर छूट जाती है पीछे। फिर ओल्ड एज आती है तो उसमें तो एक मतलब हमारी बॉडी में डिजनरेशन, ब्रेन में भी डिजनरेशन होते हैं। तो
उसमें भी फिर मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। Right. तो कहने का मतलब यही है कि जब आप एक किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो नॉट आपकी सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात नहीं करता है, जी वो आपको मैं जैसे हम दोनों का भी है कि हम पेशेंट देखते हैं तो उसमें 3-4 क्वेश्चन बड़े कॉमन होते हैं, जैसे लाइक मतलब वो लेटर ऑन बाद में आ जाएंगे। Okay. उसमें एक क्वेश्चन ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको नींद कैसी आती है। ओके आदमी बोलेगा नहीं मुझे बहुत एनर्जी है, मैं ये भी कर देता हूँ वो भी कर देता हूँ, लेकिन वो बोलता है कि मैं रात को ठीक सो नहीं पाता हूँ। तो अगर आदमी कोई ढंग से सो नहीं रहा है तो उस भी अगर हम एक पॉडकास्ट करें, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो सकता है, क्योंकि पहले तो हम ही आयुर्वेद वाले बोलते थे कि एक प्रॉपर नींद लेनी चाहिए आपको 6 से 7 घंटे की। अगर आप कुछ मॉडर्न डॉक्टर्स के अगर पॉडकास्ट सुनेंगे तो वो बोलते हैं कि अगर आप सो नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से आपका लीवर खराब हो सकता है, बहुत चांसेस है। फैटी लीवर आप बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, उसमें खाना पीना तो है ही, लेकिन अगर आपकी नींद कम है तो फैटी लीवर होगा ही होगा। वेट गेन वाले जितने पेशेंट हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री लें तो पता चलेगा वो रात को कम सो रहे हैं। जी जी तो इसलिए मतलब स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, तो हम इसको साथ में लेके ही चलते हैं। प्लस मैं मुझे नहीं समझ में आता, माइट भी लोग इस पे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, बट मैं ज़रूर बोलूँगी पहले जब हम लोग मेहनत करते थे ना तो हम उसे मेहनत बोलते थे। जी जी ऑफिस जा रहे हो ना, आपने वो ऑप्ट किया है, आपने पढ़ाई की है एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक मीडिया कर्मी बनने के लिए, तो अब आपको जब वो मिल गया है तो आपको उससे स्ट्रेस हो रहा है। आज नौकरी छूट जाएगी तो स्ट्रेस होगा क्या? तो ज़्यादा होगा। जी तो जो आपको काम मिला है ना, एक माहौल जो बन गया है ना, ओहो वर्क प्रेशर, तो मत करो भाई वर्क। लड़कियां रोटी बनाओ, लड़के अपना खेती करो, काय को इतने एम्बिशन। द थिंग इज मानस को ऐसा आयुर्वेद यही कहता है कि मन और मानस दोनों को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हमने अगर अपनी एक एजुकेशन ली है तो वो मेहनत के लिए ही बना है, ये शरीर मेहनत के लिए बना है। तो पहले तो ये स्ट्रेस वाले वर्ड को मुझे लगता है हमें सबको हटाना पड़ेगा जी कि भैया मेहनत है, आज गया बहुत, पहले कहते थे ना थक गया, बहुत मेहनत की थी, आजकल क्या बोलते हैं आप, बड़ा स्ट्रेस है भाई, बॉस ने स्ट्रेस दे दिया, उसने काम ही दिया है जो करने आए हो। सही बात है। सो बेसिकली व्हाई डिड आई से दिस, मन ने क्या बोला, मन ने कैसे परसीव किया। आयुर्वेद में सीधे सीधे बोला है सम दोष समग्निश्च सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थिति अभिधीयते। जब आत्मा, इंद्रिय और मन सही होगा तो चीजें ठीक होंगी। अब मन को कैसे ठीक करना है? मन कब गड़बड़ होता है? आयुर्वेद में कहते हैं जब हम स्वस्थ व्रत मतलब स्वस्थ रहने का एक व्रत करना है ना, स्वस्थ व्रत का पालन नहीं करते हैं। जैसे टाइम पे सोया नहीं, टाइम पे उठा नहीं, सुबह का काम सुबह नहीं किया तो दोपहर को स्ट्रेस होने वाला है, ठीक है, रात में सोए नहीं तो फिर सुबह स्ट्रेस होने वाला है। तो बेसिकली जब जो समय निर्धारित है तब अगर हम वो काम करेंगे तो मन स्ट्रेस फ्री रहेगा। अगेन सहनशीलता आयुर्वेद में एक चीज बताई गई है। जैसे हम लोग पूछते हैं कि एक हमारे जो अष्टविध और दशविध हमारी जो डायग्नोस्टिक टूल है उसमें हम ये पूछते हैं आपकी सहनशीलता कितनी है। जी तो अभी वो कम होते जा रही है। तीसरा, बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, अगर ये स्ट्रेस ज्यादा होगी, जैसे जटामासी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, कितनी सारी चीजें हैं जो मेद्य औषधि हैं, लेकिन हम इनको कब करते हैं? जब चरम पे चीज पहुंच जाए। सही बात है। आप एक मौका तो दें अपने आप को कि आयुर्वेद के पास जाएं, और आयुर्वेद से हो सकता है आपको वो स्लीपिंग पिल्स की जरूरत ना पड़े, अश्वगंधा से आपका दिमाग तेज हो जाए। अगर आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि मुझे अभी अगले हफ्ते ज्यादा पढ़ना है, हम लोग डेली अभी भी 2 से 2.5 घंटे पढ़ाई करते हैं, स्वाध्याय हमारा रेगुलर मेरा और मेरे हस्बैंड का है, तो हम हमारे घर में एक नियम है कि पढ़ना ही है शाम में 2 घंटे। तो पता है कि दिमाग थक जाता है तो भैया सारस्वतारिष्टम ले लो ना। पता है जब ज्यादा काम करना है तो पहले से तैयारी कर, प्रिपेयर योरसेल्फ पहले से। तो और आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाए, मैं श्योरली कहती हूँ शिरोधारा, अभ्यंगम, मर्म चिकित्सा, बहुत सारे खुशबू वाले ऑयल्स होते हैं जो ब्रेन को शांत करते हैं, तो वो कर सकते हैं। मैम मैं आपसे एक मैं बीच में बोलना चाहूँगा प्लीज। वो बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जरूरी है वो चीज। एक्चुअली मैम ने भी इतनी सारी मेडिसिन के नाम लिए जटामत जोड़, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा हो, प्लीज ये दवाई अपने आप ट्राई मत कीजिए। अच्छा, क्योंकि एक आदमी की हमारी प्रकृति होती है, ये है सब माइंड के ऊपर काम करने वाली, लेकिन
कौन सी किसके ऊपर काम करेगी ये हमारा वो काम देखें। है। बट मेनी ऑफ जी, देम जी, आर जी। ओटीसी ड्रग्स। हाँ, हाँ। तो ओटीसी मिल रही हैं, जैसे शंखपुष्पी ब्राह्मी लोग खा जी, लेते जी। हैं, लेकिन हाँ उनको डोज प्रिस्क्राइब डोज में विद एक बार डॉक्टर का कंसल्टेशन दे वो दीजिए important है। और वो फिर आपको आगे के लिए Right. बता दें। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि एलोपैथ मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, परेशानी हमारे लिए खड़ा करता है। क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी साइड इफेक्ट्स होते हैं? क्या इसके भी कोई दुष्परिणाम हो सकते हैं? ये बात मैंने जो भी इससे पहले बोली वो इसीलिए के लिए बोली पहले। एक्चुअली डोज हम्म, ओके सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ कब खानी है वो इम्पोर्टेंट। तो अगर आप देखिए डायरेक्टली में साइड इफेक्ट ना मतलब क्या बोलूँ उसको, मतलब जो हमें आपको रिजल्ट चाहिए जी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वो भी मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि आपको उसके अच्छे इफेक्ट नहीं मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप उसको सही डोज में नहीं ले रहे हैं, जी सही टाइम पे नहीं ले रहे हैं और आप प्रकृति के अनुसार नहीं ले रहे हैं। क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि वो आपके ऊपर तो सेम चीज के लिए आपके ऊपर तो काम कर सकती है लेकिन मेरे ऊपर ना करें। अच्छा। जैसे आयुर्वेद में बोले कुछ तीक्ष्ण औषधि होती है, मतलब जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले कुछ जिनकी तासीर को मे बी पर्टिकुलर वर्ड हाँ, पेनिट्रेशन हाँ, ज्यादा है ना? हुआ उनका। वो मतलब गर्म है कुछ, तो जी। अगर आप वो किसी पित्त प्रकृति वाले को दे दोगे तो उसकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ हाँ जाएगी। जी हाँ जी तो सेम डेफिनेटली हो सकते हैं, तो इसलिए बोलते हैं किसी डॉक्टर के सुपरविजन में अगर हम ये लेंगे तो बहुत मिनिमल, मतलब अब मैं बोलूंगा कोई साइड इफेक्ट होगा ही नहीं। जी 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 एंड आई वुड से रादर साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। राइट अभी खाने से पेट भरता है तो ये साइड बिल्कुल। इफेक्ट है क्या? नहीं तो औषधि खाएंगे, जो बेसिक ड्रग्स हैं जो आयुर्वेद में जैसे जिन्हें रसायन के रूप में बोला हुआ है, जैसे त्रिफला है, बहुत सारे ब्रह्म रसायन है जो सिंपल मेडिसिन हैं, कैस्टर ऑयल है, कुछ चीज़ें आप ले सकते हैं। पर अगर डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो जो छोटा मोटा कुछ होना है वो भी नहीं आएगा। बड़े सारे मरीज मुझसे पूछते हैं मैडम दवाई गर्म तो नहीं है? पीती उछलने का पेशेंट आ रहा है जो ऑलरेडी पित्त प्रकृति वाला पेशेंट है, तो भाई कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर आपको गर्म दवा क्यों देगा? जी जी यही फर्क है व्हेन यू आर बाइंग मेडिसिन फ्रॉम ओटीसी। डायरेक्टली आप गए, आपने कोई दवा, हाँ जी शर्मा जी ने खाई है तो वर्मा जी भी खा ले। जी तो अभी शर्मा जी तो थे जी, पित्त प्रकृति के और वो थे कफ प्रकृति के, दोनों में हो गई गड़बड़। जी जी। बिल्कुल तो उनको वो चीज फायदा कर गई। वही चूरन उनको जो भी हुआ उनको हो सकता है उससे थोड़ी बहुत एसिडिटी हो जाए। जी तो थोड़ा सा छोटी कुछ, और जब आप एक आयुर्वेद वैद्य के पास जाते हैं तो मैं सभी आयुर्वेद वैद्यों की तरफ से ये बात आपको अश्योर कराती हूँ, आयुर्वेद वैद्य आपको कभी भी ये नहीं बताएगा, अगर आप ये नहीं मना करेगा। अगर आपने पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे जनरल बता दो क्या टॉनिक है, तो वो ये नहीं कहेगा ठीक हो जाओगे तब आना बताऊंगा। ही विल डेफिनेटली राइट। इतना मैं अपने वैद्य फ्रेंड्स की तरफ से, जी। पूरी फ्रेटर्निटी की तरफ से कह जी। सकती हूँ कि दे आर ओपनली रेडी टू टेल, पूछने वाले चाहिए। जिस तरह से आपने बताया शुरुआत में कि आपका बैकग्राउंड देखिए पूरी तरह से आयुर्वेद का रहा, आप आयुर्वेद की स्टडी लगातार करते आ रहे हैं, अभी भी आप लोग कर रहे हैं। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी हेल्थ ठीक है, फिलहाल अभी वो ठीक है और आने वाले कल को वो और ठीक करना चाहे अपनी हेल्थ के लिए, तो आयुर्वेद में क्या ऐसी कुछ दवाइयाँ या ऐसे कोई उपचार होते हैं कि हमारी हेल्थ ठीक हम पहले से ही रख सकें? पंच करना। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, लाइक जैसे मैं एक बहुत एग्जांपल दूं, जी। एक अभी आपने बीच में 2-3 बार इनसे भी सुना होगा, एक मेरे नाम मुझसे भी सुना हाँ होगा। जी, हाँ जी। हम एक वर्ड यूज करते हैं प्रकृति, बिल्कुल। बार बार बोल रहे हैं प्रकृति प्रकृति, व्हाट जी। इज प्रकृति। देखिए जब माँ की वूम में बच्चा बन रहा होता है हाँ, ना, हाँ। तो जब स्पर्म्स और वो मिलते हैं तो उस टाइम हर एक आदमी की, जो भी आदमी औरतें हैं, सॉरी टू से, कि उनकी प्रकृति डिफाइन हो जाती है। हाँ जी। ठीक है। अब लाइक एक एग्जांपल से देता हूँ कि कोई कफ प्रकृति वाला है, ठीक है। हमने उसका प्रकृति एनालिसिस किया और हमें वो पता चला कफ प्रकृति का है। हम्म। तो ऐसे लोगों में मान के चलिए डेफिनेटली आगे चल के शुगर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। अच्छा। जो ऐसा कफ प्रकृति वाला है तो उसके ओबेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा, मोटापा होने के बहुत Okay. ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो एक ये रीजन हो गया। ऐसे कोई पित्त प्रकृति वाला है, जी। पित्त प्रकृति वाला बंदा है, तो मान के चलिए उन लोगों में एक तो एंगर इश्यूज हमेशा होंगे, उसको हाँ। गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, दो दे आर वेरी शार्प, मतलब वो शार्प होते हैं दे कैन अपने, रीड बिटवीन द लाइंस। मतलब अपने काम के लिए फोकस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। हाँ, हाँ। दूसरा, जब भी वो अगर थोड़ा ऑयली स्पाइसी खा लेगा तो उसको एसिडिटी हो जाएगी। तीसरी चीज, उनके बाल नॉर्मल लोगों से जल्दी सफेद हो जाएंगे। तो ऐसे ही कफ प्रकृति के कुछ ट्रेट्स होते हैं। तो अगर आप एक हेल्दी रहना चाहते हैं तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, हाँ, हाँ। वो आपकी प्रकृति बताएगा और आपको बताएगा कि आपको क्या क्या
करना है, क्या क्या नहीं एंड करना है। दिनचर्या, ऋतुचर्या हमेशा बताया ना, इस ऋतु में ये जी, करना है, जी, इस जी, ऋतु जी। में ये करना है। एंड देयर आर सम, जैसे आपको मैं बताती हूँ, दिवाली, होली है ना, ईद पर आमिर जी। जी, हम लोग स्पेशल सफाइयाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं ना। जी, जी। अपनी बॉडी की कब करी थी लास्ट? बिल्कुल नहीं करते हम इंटरनली, लोग। राइट। तो शोधन आयुर्वेद में एक पंचकर्म की विधा है। मैं पंचकर्म में एमडी हूँ, अच्छा इसलिए बता रही हूँ। तो शोधन, जब हम शरीर का शोधन करते हैं, घर का सब जगह का एक डीप क्लेंजिंग, जी ठीक है, चीजों को व्यवस्थित करते हैं। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि पुराना घर है, नया फर्नीचर लाओ तो कैसा लगेगा, कूड़ा पड़ा हुआ है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, जी। व्हाइट वॉश कराएंगे, अगर उखड़ रही है पुट्टी उट्टी कराएंगे, फर्श पे कालीन, झाड़ू पोछा सब करके फिर लाओगे तो कैसा लगेगा, अच्छा अच्छा लगेगा। रिजल्ट किस में दिखेगा? दूसरे वाले में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वो आपका आंसर है ये, हम्म। कि हम लोग स्वस्थ, अभी हेल्दी हैं तो और हेल्दी होना है। पहले इंटरनल प्रोसेसिंग, इंटरनल बायो प्यूरिफिकेशन, जी। जो वात पित्त कफ सप्त धातुएं, हाँ। त्रिमल, त्रिदोष, मानसिक दोष, जो सत्व इस गुण एंड रज एंड तम, इन सबको अपनी जगह पे लाना है, क्योंकि पूरे समय में गड़बड़। तो 2 बार, जैसे हमारे आयुर्वेद में वमन, विरेचन, बस्ती, जैसे कफ के लिए, कफ के शोधन के लिए वमन, फिर पित्त के लिए विरेचन, हालांकि ये त्रिदोष पे काम करता है, एंड बस्ती फॉर वाता। पर हमने लास्ट अपना पंचकर्म कब किया, जी कब हमने शोधन किया? हम लोग अभी एक्सटर्नली वी आर डूइंग अ लॉट एंड इट इज ऑल्सो गुड कि जिम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर अगर वही चीज आप क्लेंजिंग करके करोगे, वही चीज पंचकर्म करके करोगे, तो आई वुड रादर से कि बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जी वही शुगर की गोली आराम नहीं कर रही होती है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, वही पंचकर्म के बाद आराम करने लग जाती है। जैसे छलनी है ना, छलनी बंद हो गई तो दूध कितना छानेगी, और जब छलनी क्लीन हो गई तो कितना छानेगी। सो बॉडी भी ऐसे एब्जॉर्ब करती है। तो बिफोर टेकिंग मल्टीविटामिन्स, मैं मना नहीं करूंगी अपनी, या कुछ भी आप, मैं तो कहती हूँ अगर नट्स भी खाने हैं ना, तो पहले देख लो वो नट्स लग भी रहे हैं। एक रिक्शे वाले को तो 2 रोटी लग जाती हैं, क्योंकि उसकी अग्नि बहुत अच्छी है और उसके अंदर एनर्जी है, क्योंकि उसको वो रोटी लग रही है। अपन लोग ब्राउन शुगर खा रहे हैं, ब्राउन राइस खा रहे हैं, अनपॉलिश दालें खा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं अनहेल्दी, फिर भी डॉक्टरों की तो लाइन लंबी होती है, बिकॉज वी आर जस्ट हैविंग, बिना सोचे कि ये लग भी रहा है। मैं एक चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी, सुर विज्ञान, क्योंकि जब हम खा रहे हैं उसका भी मैटर करता है कि हमारी जो जठराग्नि है वो स्ट्रांग है या नहीं है। कहते हैं कि जो सुर विज्ञान है उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं। तो उसको मैं चाहती हूँ कि आप ही थोड़ा डिटेल में बताएं कि सुर विज्ञान क्या है और इसके द्वारा हम अपने भोजन से मैक्सिमम न्यूट्रिशंस कैसे ले सकते हैं। जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, आई थिंक वही आप बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग के यहाँ पहले क्या होता था कि ये वाला नॉस्ट्रल खुला है तो घर से बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो अंदर आके प्राणायाम करना है 2 या 1 मिनट, और नाड़ी शोधन करके फिर चेक करना है कि कौन सा नॉस्ट्रल ओपन हुआ है, ठीक है। सो ऐसे कहते हैं, एक ठंडी है और एक गर्म है नाड़ी, ठीक है। तो जब अब हमें लेफ्ट और राइट में देखना है कि हमारी कौन सी नाड़ी ठीक चल रही है। इट इज अ बिट टफ थिंग। उससे आसान में चीज आपको बता, आसान इज दिस कि हमेशा सन, हम लोग की जो क्लॉक है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये सन से चलती है, तो दिन का सबसे गर्म टाइम कौन सा है? लगभग 12 से 1:30। अच्छा, सूर्य सबसे ऊपर गर्म रहता है। रात का सबसे गर्म टाइम पूछ रही हूँ मैं, इस तरह से कभी सोचा नहीं। नहीं सोचा ना हमने। रीजन ये है, रात हुई ना, शाम हुई, रात का सबसे गर्म टाइम जब रात हो रही है, मेरे ख्याल से शाम में 6 से 7:30 रहता है। ठीक है, अग्री करते हैं आप लोग इस बात को? सनसेट होने वाला है, मतलब सन थोड़ा सा दिख तब रहा है। थोड़ा गर्म है, अभी रात पूरी नहीं आई है, तो रात्रि का सबसे गर्म तो वही होगा जब सन अवेलेबल है, उस टाइम पे भोजन करना है, सुबह का उस टाइम पे भोजन करना। दूसरी बात, सबसे पहले जीर्णे अश्नियात, जब तक पहला भोजन पचे ना, भोजन मत करें। पहली ही बार में हमको पता चल जाता है हमारा पेट भर गया है। मैं बताती हूँ कैसे। हमने 2 रोटी खाई, राइस भी रखे है, तो पहले हम 2 रोटी खा रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद उस रोटी का टेस्ट आना बंद होता है, कम हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, अचार लगा के खाते हैं, वो पूरा हो जाता है, फिर हम दाल चावल खाते हैं जी, पापड़ लेके। तो वो जो पहला सिग्नल आया था ना, वहाँ एंड हो जाना है। ओके।
जहाँ मुंह में टेस्ट आना बंद हो जाए, इट मीन्स बॉडी को सिग्नल। तो बॉडी ऑलवेज टेल्स यू एवरीथिंग। एक बात ऐड करता हूँ उसमें प्लीज। एक जैसे हमारी डॉक्टर की कॉन्फ्रेंसेस होती है ना, तो उसमें किसी डॉक्टर ने कोट बोला था, वो फिर सब लोग फॉलो करते हैं। आप लोग जितना भी खाते हो, लाइक आप खा, कोई भी जनरल आदमी, उसमें से जो 1/4 होता है वही आपके काम का होता है, जो 3/4 होता है वो डॉक्टर के काम का होता है। इस चीज को अगर मतलब ये है कि एक हमारे वो जैसे हमने जनरल घर में भी सुना होगा कि पेट के 3 हिस्से कर लीजिए, एक हिस्से में आपको खाना खाना है, एक में पानी रखना है और एक हवा के लिए, जिससे वो सर्कुलेट हो जाए। तो वही बात मैंने बोली जनरल कि अगर आप ज्यादा खाओगे तो फिर हमारे पास आओगे। सही बात है। तो पेट की डिजीज से बचने के बहुत अच्छे बहुत मतलब ऐसी चीजें हैं जिससे आपको कभी शायद दवाई की जरूरत ही ना पड़े। एक तो टाइमिंग का अगर आप ध्यान रख लो कि उस टाइम एक्चुअली सनलाइट है, हमारा पित्त भी जनरली बढ़ा हुआ है, आप फिजिकली एक्टिव भी हो, दिन में खाओगे तो इजी पच जाएगा। जैसे जैसे शाम होती जाती है, जैनीज मुनि होते हैं, आपने देखा होगा, वो नहीं 6 बजे के बाद खाते, सेम रीजन होता है, सनलाइट। ठीक है, हल्का, रात हो रही है तो हल्का खाना है, थोड़ा खाना है, तो इसलिए इसको याद रखना है। आजकल के सिनेरियो में अगर आप 6 से 7:30 में फिर भी कुछ भी खा लेते हैं तो भी एक बार को डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइमिंग इतना अच्छा है कि उसके बाद भी आप 2-2.5 घंटा आप जग रहे हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप करके ना सच में लाइक हम लोग कई साल से रात को 6:30 से 7 तक हमारा डिनर हो जाता है। अभी शुरू में आपने त्रिफला शून की बात आप कर रहे थे, तो कि त्रिफला शून है, अश्वगंधा है, ये पुराने टाइम से हम चलते आ रहे हैं। लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं सोशल मीडिया में जो बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं त्रिफला चूर्ण को लेकर। ये मिथ है या रियलिटी? मैं आपसे दोनों से जानना चाहूँगा कि अगर त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल हम कंटिन्यूसली करते हैं तो हमारी आंतों को ख़राब कर देता है, आंतें छिलने लगती हैं, तो ये मिथ है या ये फैक्ट है? देखो छिलेंगे तो कभी नहीं, ये तो मिथ है, ये तो 100% है, ये लाइन मिथ है कि मतलब आंतें जो हमारी खराब होने लगती है वो छिलपापड़ी से उतरने लगती है। नो, ये टोटली मिथ है, ऐसा नहीं होगा जी। उसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने फिर वही, इसमें प्रकृति का रोल फिर से आता है कि कोई वात प्रकृति वाला है, ठीक है ना, उसके अंदर पहले से ड्राइनेस है, त्रिफला भी थोड़ी बहुत ड्राइनेस करता है जी। अगर वो लॉन्ग ओवर द टाइम पीरियड लेगा इन अ मच बिगर क्वांटिटी में, तो आगे जाके उसको वो ले तो रहा है अपना पेट साफ करने के लिए, लेकिन उल्टा उसको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा, ड्राइनेस होने लग जाएगी। तो ये तो मिथ है कि उससे छिल जाएंगी, लेकिन हाँ अगर आप उसे एक डॉक्टर की एडवाइस से ले लें तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और आयुर्वेद में कैसे है ना, देखो त्रिफला वैसे तो आप अनुलोमन के लिए तो आप लेते ही हैं, लेकिन त्रिफला इज अ रसायन। त्रिफला एक रसायन है, लंबी आयु देने के लिए है त्रिफला, उसको खाने का टाइम लेकिन अलग है। जैसे आप मॉर्निंग में खा रहे हैं 1 चम्मच, उसकी क्वांटिटी कम है, ठीक है, प्लस वो बना कैसे है। त्रिफला में भी आप को जान के हैरानी होगी, जो रेशियो होता है ना हरड़ वहेड़ा और आंवला का, कई तरह का होता है, किसी में 2:1 ऐसे होता है, कई में मतलब अलग अलग रेशियो होता है। तो डिपेंड करता है, जो मैं हर पॉडकास्ट में ये बात बोलती हूँ कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो काइंडली ये मत सोचो कॉन्स्टिपेशन बस यहीं से निकल जाए तो काम बन गया। कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन में गड़बड़ी है। तो कोई भी इतने सारे फॉरगेटिव है डॉक्टर साहब, आप 2-4 मतलब वही, मतलब जो भी बोलता हूँ कि वो डॉक्टर से अगर कंसल्ट करके लेंगे तो कोई भी चीज आपको हार्म नहीं करेगी। तो बेटर यही रहता है कि आप कुछ भी आपको एक बार करना है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, डेफिनेटली सही एडवाइस देगा आपको। डॉक्टर से कंसल्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा एक और क्वेश्चन है, आप खाने की बात कर रहे थे, शाम के खाने की बात कर रहे थे, बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर को मैंने ये कहते सुना है कि मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट मत करिए, पर ऐसे जनरली बहुत सारे लोग जैसे घर में ही बोलते हैं कि रात में आप कम खाओ, सुबह ज्यादा खाओ, तो किस चीज को फॉलो करना चाहिए? नहीं, वो मिसअंडरस्टूड थिंग है। सुबह जब देखो, जो पूरा दिन है ना वो डिवाइडेड है वात पित्त और कफ काल से। अगर आपने सुबह ही बहुत अर्ली बहुत हैवी खा लिया तो कफ काल है, अधिक भोजन से आलस आता है कि नहीं आता है ना, तो कफ काल में बॉडी ऑलरेडी स्टिफ है, आपने और खाना खा लिया तो वो सुबह व्यायाम का काल है ना, उस समय तो भोजन नहीं करोगे ना यार, ठीक है। अपने देश में हम लोग कृषि प्रधान देश के लोग, तो द्विकाल भोजन का है,
2 ही बार तो खाते थे, खेत जी। में निकले 10-11 बजे खाया और 5-6 बजे खाया। हाँ। ब्रेकफास्ट का नियम यूजुअली हम लोगों के नहीं था, अगर खाना है तो यू कैन हैव फ्रूट्स, सुबह नट्स खाइए, फ्रूट्स उसके खाइए। पीछे भी देखिए फिर वही अग्नि का रोल आता है। होता क्या, कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमें ब्रेकफास्ट खाना है, जी। भला हमारा काम नहीं चलेगा। हाँ। तो हम उनको क्या बोलते हैं, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए। हाँ। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, आपकी जो हम बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। उस टाइम आप खा लोगे तो वो पच डाइजेस्ट जाएगा। इजी हो जाएगा। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि जिन्हें सुबह उठे हैं और उनको मतलब फिर बैठे रहना है, तो आई विल से कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, मत लीजिए, आप सीधे फिर 11:30-12 के बाद एक कंप्लीट मील ले लीजिए। एंड आप फ्रूट्स ले लो ना, अगर एनर्जी इश्यूज लग रहे हैं। और मतलब वैसे मॉर्निंग भी में देखा जाए तो हैवी ब्रेकफास्ट नहीं खाना चाहिए। देखो, हर चीज जो हम कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, ये कहावत तो हम भारतीयों की नहीं है, जी जी जी। भारत में है नहीं ये कहावत। आप फ्रूट्स खाइए, नट्स। पहले कौन ऋषि मुनि कोई भी लोग सवेरे सवेरे रोटी सब्जी कौन खाता था यार? कहाँ खाते, हम भी कब खाते हैं। अगर पोहा भी खाना है तो क्वांटिटी शुड बी लाइक, और एक आयुर्वेद में जो मेन मील्स होते हैं उनमें तो 7-8 घंटे का अंतर बताया है। एटलीस्ट मेन मील में 3-4-5 घंटे का अंतर तो आप लोग करो ना। और दूसरी बात, खाने से कौन जिंदा बहुत ज्यादा रहता है यार? थोड़े खाने से काम चलेगा, प्राण निकले तो काम नहीं चलेगा। तो प्राणायाम करो, बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट है। खाना थोड़ा, अल्प भोजन और प्राणायाम। और आयुर्वेद में हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर जमादग्नि सर हैं, वो तो कहते हैं 40 के बाद 1 मील खाया करो। अच्छा। तो नाउ वी आर नियर टू 40 तो हम लोग बड़ी प्लानिंग में है कि कैसे 40 के बाद एक बार, मतलब मेन मील, उसमें ये नहीं कि पूरे दिन आप भूखे रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। सो आयुर्वेद इज, आपके घर में रोज तो आयुर्वेद है यार, जो गेहूं की रोटी खा रहे हो, बिल्कुल। गेहूं भी तो गोधूम, हमारे यहाँ जी, गोधूम बोलते हैं, ये नहीं है आयुर्वेद। उड़द की, हम आयुर्वेद से अलग ही नहीं है, कहीं भी अलग नहीं। मैम, डॉक्टर खादरवली बात करते हैं कि मिलेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और अगर बात करें कि गेहूं, तो गेहूं हमारा था ही नहीं, अंग्रेज़ों का है जो उनका कहना है। और जब हम बात करते हैं मिलेट्स की, तो बड़ा मुश्किल होता है बनाना, लोगों को बड़ा आलस आ जाता है, अरे मिलेट्स बनाने हैं यार, क्या करना है इनको, किस तरह से बनाने हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ये क्लियर कर दें कि मिलेट्स गेहूं से बेटर कैसे हैं, है या नहीं है, जो आपको बेटर पता होगा उसके बारे में आप ये क्लियर कर दें, और मिलेट्स ले कब सकते हैं ये भी बता दीजिए। जो मिलेट्स का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आयुर्वेद में बोले तो इसको शुद्ध अन्न बोला हुआ है। अच्छा, शुद्ध अन्न मतलब अगर आप उसे अनाज की तरह ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वाला नहीं है। जी जी। अच्छा, तो कैसे? मतलब अगर आप बोला आप सिर्फ मिलेट्स खाओ, आप मिलेट्स खाते रहोगे, खाते रहो, आपके अंदर ड्राइनेस आ जाएगी। ओके। बेसिकली जो मतलब देखिए, सबके इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर एक को मिलेट्स खाने के लिए नहीं बोलते। अच्छा। एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड हो गया है, आपके अंदर लग रहा है कि हमें कफ के कुछ लक्षण होते हैं, आपके अंदर ज्यादा मिल रहे हैं, तो बोलेंगे आप मिलेट्स खा लो, ठीक है। जो हफ्ते में 3 दिन खा लो, खा लीजिए। जो कफ प्रकृति वाला है, जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर कफ ज्यादा है, जिसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, हम उसको बोलेंगे आप मिलेट्स खाओ, तो आपके ऊपर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो हर एक मतलब अकॉर्डिंग, मिलेट्स में सबके लिए नहीं है। नहीं, सबके लिए है मिलेट्स। लेकिन अच्छा, ओके, आप रोज मूंग की दाल अच्छी है क्या? मूंग की दाल तो अच्छी है, रोज खाओ, बोर हो सकते हैं। नहीं, गुण है ना, रोज एक चीज नहीं हो सकती, बोर नहीं। हमें तरह तरह के न्यूट्रिशंस चाहिए, ओके, ठीक है। और जो जो ऋतुचर्या बोली गई है वो इसीलिए बोली गई है। जैसे ठंड के टाइम पे हमारी डाइजेस्टिव फायर तेज होती है, तो हम बोलते हैं कि आप ठंड में अलग खाना खाओ। अब गर्मी आ गई है, गर्मी में डाइजेस्टिव फायर उतनी कम, मतलब उतनी इग्नाइट नहीं होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप थोड़ा सा हल्का खाओ। तो सेम वही है कि सब चीजें सब टाइम के लिए नहीं होती हैं। तो जब सर्टेन कुछ इश्यूज हैं कि हमें लग रहा है कोई आदमी मोटा है, वो कह रहा है वेट मुझे लूज करना है, तो भैया तू खा मिलेट्स आराम से। नहीं, एंड आप ऐसे करो ना, हफ्ते में 7 दिन है यार, हमारा तो बहुत बड़ा जीवन है ना, उसको डिवाइड कर लो। एंड ये जो मिक्सिंग ऑफ अनाज है ना, कि सबको सबके साथ मिला के, इसके मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि ये बहुत गलत है। हर एक के अलग गुण हैं। गेहूं के साथ जौ मिलाने का हमारे यहाँ परंपरा होती थी, चना मिलाने की होती थी, सोयाबीन मिलाने की होती थी। जैसे सोयाबीन फीमेल्स मिलाएं, मेल्स बहुत ज्यादा ना मिलाएं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और इस सब पे फर्क पड़ता है। तो आप कठिन मत बनाओ। मुझे क्या लग रहा है, आजकल चीजें कठिन हो गई है, बिल्कुल टफ, पहले टफ थी, टफेस्ट हो गई। आयुर्वेद को देखें ना, आप सुबह से लेके शाम तक क्या कर रहे हो, दैट इज आयुर्वेदा।
ठीक है ना, सुबह टाइम पे उठ रहे हो, जी। इट्स अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, टाइम पे खा रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। अब वो लोग, मैंने बताया ना, वो कोविड के टाइम पे लोगों के पास काम तो नहीं था, तो करे क्या, तो लाओ एक ज्ञानी बन जाते हैं और एक देते हैं ज्ञान। तो उस चीज को लोगों ने सुना भी बहुत है, तो लगता है कि ये चीज कुछ हटके बता रहे, लाओ फॉलो कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है, जो ऑथेंटिक है डॉक्टर की सलाह इंपॉर्टेंट। मिलेट्स बुरे नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में शुद्र अन्न है और ये लिखा हुआ है कि शुद्र अन्न में मिलेट्स आते हैं। तो ग्रोथ, जहाँ स्ट्रेंथ चाहिए, जहाँ पे आपको मसल पावर चाहिए, थोड़ा फैट चाहिए, वहाँ पे मैं नहीं एडवाइस करूँगी। बाकी आप ऐसे कर सकते हैं, 2-3 दिन मिलेट्स खाएं, एक दिन गेहूं थोड़ा बहुत खाएं, ठीक है। चलिए, मैं That is फिलहाल strictly आगे kind बढ़ते of- हुए आपसे यही दोनों से जानता हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आते होंगे, हर बीमारी को लेकर आते होंगे, नए नए लोगों से आप मिलते होंगे, आपके पास भी चैलेंजेस रहते होंगे कि यार इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम। पेशेंट की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है आप दोनों से एज अ आयुर्वेद डॉक्टर? एक्चुअली एज आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो मतलब पेशेंट आ रहे हैं ना, वो ये लेके आता है कि ये डॉक्टर ये कुछ चमत्कार करेगा, और ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम की बात। आखिरी रास्ता होता है आयुर्वेद। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए एक्चुअली मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका कैंसर 4th स्टेज, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें कि पेशेंट कुछ खा नहीं रहा है, डॉक्टर ने, आप ट्रीटमेंट करा रहे थे कहीं और पे, आप उस बंदे ने अपनी पूरी जमा पूंजी 20-30 लाख उसमें फूंक दिए, बंदे के पास कुछ नहीं बचा है, लाओ अब आयुर्वेदा ट्राई कर लेते हैं। हाँ हाँ। तो ये बड़ा गड़बड़ कॉन्सेप्ट है यार। लोग मतलब किडनी फेलियर है, किसी का किडनी ने 1.1-2 के आसपास उसकी नॉर्मल रेंज होती है, थोड़ी सी वेरी कर सकती है। आदमी का जब क्रिएटिनिन पहुंच जाएगा 6 और डॉक्टर उसको बोल देगा अब डायलिसिस तुझे कराना है, तो पेशेंट आएगा कि डॉक्टर साहब अब मुझे वापस लेके आओ। वी ट्राई, हम करते भी हैं और पेशेंट ठीक भी होते हैं, लेकिन जब इतनी हो जाए हालत खराब, तो मैं डॉक्टर्स मतलब पेशेंट से यही बोलता हूँ कि आपने जितना दूसरे डॉक्टर्स को टाइम दिया उसका आधा टाइम तो हम लोगों को दो। लोग क्या सोचते हैं कि मैंने पेशेंट जनरली हमारे पास स्लो प्रोसेस भी तो लोगों के अंदर में भी हाँ, तो है तो ना। अगर स्लो है, मैं बोलती हूँ तो थोड़ा आप जल्दी आ जाओ। सही बात है। आयुर्वेद स्लो अगर आप बोलते हो, पहले तो आयुर्वेद स्लो नहीं है, उसके भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, लेकिन अगर आयुर्वेद स्लो है तो आप और लास्ट में आओगे तो फिर तो मरीज के जाने के बाद आयुर्वेद रिजल्ट है। ऐसे नहीं है ना यार। किडनी फेलियर के पेशेंट आते हैं एंड दे वांट 10 दिन में, डॉक्टर साहब इतना आराम हुआ है, एंड जब उनको पूछो ना तो दे विल से हाँ, फिर एक एक करके पूछो। जैसे हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमने क्या बनाया हुआ है, जैसे हम सिम्टम्स लिखते हैं, फिर एक एक सिम्टम में पूछते हैं कितने % आराम हुआ, तो फिर वो जब अगली बार आके बोलेगा ना, तो हम कहेंगे आपको ये थे, आपको इतने में आराम हो गया, 2-3 आपको याद भी नहीं है जो यहाँ लिखे। बट आयुर्वेदिक साइंस है, मैं सबको कहना चाहूंगी। एक एग्जांपल, स्लो वाला एग्जांपल एक देता हूँ, एक स्लो वाला एग्जांपल, वो मतलब आप लोग बहुत कोरिलेट कर लेंगे अपने आप से। एक आयुर्वेद में बोला जाता है गर्भाधान संस्कार, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ एक्चुअली। गर्भाधान संस्कार यानी मतलब जो बच्चा आने वाला है उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो फास्ट कौन सा हुआ, आयुर्वेद हुआ या दूसरा साइंस हुआ? मतलब जो चीज आई नहीं है हम उसके ऊपर काम अभी से कर रहे हैं, दैट मींस वी आर मोर फास्ट। तो ऐसे मतलब ऐसे नहीं, मतलब सर्टेन अगर आप टाइम दो, प्रॉपर टाइम पे आओ तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है डेफिनेटली। एंड वी हैव मेनी थेरेपीज जिनमें बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, जैसे एक अग्निकर्मा प्रोसेस होता है। इट इज एन इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट थिंग। इसमें सप्त धातु और पंच धातु की एक स्टिक होती है, शलाका, आज हमें लानी चाहिए थी। अच्छा। तो उसको हम रेड आउट करते हैं और टेंडर पॉइंट पे लगाते हैं। दिस इज द टेक्निक, और उसके कुछ स्पेशल वाइटल पॉइंट्स होते हैं हर डिजीज के हिसाब से। और आप मेरे अगर इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो आपको ऐसे पेशेंट दिखेंगे जो गया टेढ़ा टेढ़ा था, अंदर आया सीधा सीधा। एंड नॉट ओनली आई एम डूइंग दिस, मेनी ऑफ द डॉक्टर्स जिनसे मैंने सीखा है, डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख, बिकॉज मुझे बहुत प्राउड होता है अपने टीचर्स का नाम लेने में, एंड डॉक्टर उदय तलार, ये लोग अग्निकर्मा बहुत अच्छा कर रहे हैं। तपन वैद्य एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है, एंड आई जस्ट लॉस्ट माई गुरु जी ऑन 8th of April, डॉक्टर एल महादेवन सर। वो बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे और 300 की ओपीडी उनकी। एक छोटे से गांव में कन्याकुमारी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 7 लाख पेशेंट्स देख चुके हैं। लेकिन बहुत जल्दी, मतलब आई थिंक ही वाज 54 ही वाज ओनली 54 एक्सपायर हो गया। सो आप लोगों को सही वैद्य चुनना है, सही चीज चुननी है, और ये जानना है कि आयुर्वेद एक साइंस है।
ये भी कहते हैं ना कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट उसी को ही ज्यादा कारगर रहता है जो वेजिटेरियन होता है, जो नॉन वेजिटेरियन होता है उसके अगेन दिस इज अ मिथ, क्योंकि आयुर्वेद में शॉर्ट भी बता रहा हूँ, आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है जहाँ पर हम बोलते हैं कि पेशेंट को हम नॉन वेज देना है। इनफैक्ट हमारी बस्तियां होती हैं उनमें भी कई चीजें इस तरह की जी। रहती हैं। सो फाइनल मैसेज टू आवर व्यूअर्स। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपको ये सीखना है कि मतलब बेसिकली आयुर्वेद क्या है, एक लाइफ, मतलब पूरी एक लाइफ, एक बोलते हैं मुझसे आयुर्वेद, आयुर और वेद मतलब पूरी लाइफ का एक साइंस है जी। ठीक है ना। तो आपको कैसे जीना है, दिस इज आयुर्वेद। जो और पैथीज हैं वो आपके ना एक पर्टिकुलर डिजीज, मतलब आप इतनी बड़ी लाइफ है उसमें आप कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप एक सर्टेन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपके वो उतने एस्पेक्ट को सिर्फ कर रहा है क्योर। हमारा आयुर्वेद क्या करता है, जब तक आप पैदा होने से पहले भी और जब तक आप जाने वाले हैं तब तक आपकी हेल्प करेगा जी। तो उसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो अपने दादी बाबा के पास बैठ जाओ, जी डॉक्टर उनसे पूछो कि आप क्या करते थे, तो यू विल बी हेल्दी फॉर एवर। मैं ये कहना चाहूंगी बहुत इजी है, पहले 10 दिन आप वॉचफुल हो जाइए। यस ठीक है, हम बहुत स्मार्ट लोग हैं तभी तो मनुष्य जैसे बने हैं ना। बिल्कुल। आपके दिमाग में बहुत सारी, आप लोग देखो ना पूरे दिन रील्स चलाते हो, हमारे जैसे बहुत सारे लोग कुछ कुछ बताते हैं, सब कुछ स्टोर्ड है, बट आप लोग की कॉन्शियसनेस ही नहीं है हेल्थ की। एक बार सुबह से शाम तक देख तो लो मैं कर क्या रहा हूँ। एंड मैं एक सबको मंत्र देती हूँ, मेरे जो मरीज देख रहे होंगे ना बड़ा हंसेंगे। एक वर्ड है पॉज, ओके, गिव योरसेल्फ अ पॉज। वो इम्पोर्टेंट है। बचपन में हम जॉली खेलते थे, आप छोटे हो, आप लोगों ने नहीं खेली होगी। एक यहाँ डॉट बनाते थे हाँ। और उस डॉट से हम याद रखते थे, अगले दिन फ्रेंड बना के आता था तो ठीक है, नहीं तो वो हार जाते थे। ठीक है, ऐसे गेम था, रिमेम्बर पुट अ जॉली। ये हेल्थ जॉली रख दो, इसका नाम, ये डॉक्टर सुनीत्री जॉली रख सकते हैं आप। उसे देखो, जितनी बार आप उसे देखोगे ना, आज क्या किया, जितनी चीजें टाइम से की उतना करो। प्लस जैसे सुबह उठे सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, सब कुछ YouTube पे अवेलेबल है, इसलिए आपका समय यहाँ पे नहीं लूंगी। जी। नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करिए 1 मिनट के लिए। जो 1 मिनट योगास होते हैं, 6 काउंट तक ब्रीद इन, और जितना स्ट्रेच हो सके उतनी हल्की फूंक मारी। ओके, ठीक है, फिर सिंपल कॉन्शियस ब्रीदिंग। आपको 1 मिनट तो मिलता होगा ना आपके जॉब में, योगा का टाइम नहीं है, प्राणायाम का टाइम, अभी टाइम मिल रहा है ना, ऐसे सुनी जरूरी नहीं है वो सब। सिंपल एक कॉन्शियस ब्रीदिंग, इतना एंजाइटी कम होगी, इतना रिलैक्स होगा। अगेन सॉरी टू इंटरप्ट, याद आ गया तो मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों को भी जैसे आप भी हैं, प्रेशर में घर गए हैं, नींद नहीं आ रही है, हाँ, आप करके देखिएगा 10 डेज। ठीक है, आप सिर्फ जब सोने वाले हो ना, अपनी सांस पे ध्यान दीजिए, सिर्फ कुछ नहीं करना है, सांस जा रही है बाहर आ रही है। मान के चलिए जिस दिन आप डीप ब्रीदिंग के साथ स्लीप में जाएंगे ना, आप सिर्फ 4 घंटे भी सोएंगे तो आपको सुबह ऐसा लगेगा कि मैं कितने घंटे सो डॉक्टर साहब गिव दैट टिप, जो नींद नहीं आती है, एक बहुत अच्छी टिप देते हैं स्लीप के लिए। एक बहुत मतलब वो है कि दैट इज रियली गुड। गाय का घी जो होता है एक्चुअली, अब तो उसको लेके बहुत ज्यादा नहीं लेना है, दोनों हाथों की हथेली पे और पैर के तलवों में आपको 5 से 7 मिनट मसाज करना अच्छे से। वन थिंग, उसके बाद दोनों फिंगर्स को घी में डिप करना है और अपने कान में सिर्फ या कैस्ट्रोल इतना रोटेट करना है, और बस फिर आराम से मोबाइल को 10 मिनट पहले दूर रख देना है। अगर आप सोना चाह रहे हो तो, है ना। और फिर अपनी ब्रीदिंग कैसी चल रही है, जितनी नॉर्मल ब्रीदिंग है, जैसे आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दोगे ना, धीरे धीरे स्लो हो जाती है। जब आपने अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान, बहुत मुश्किल काम होता है कई बार कि आप किसी टेंशन में हो, अपने ब्रीदिंग पे कैसे ध्यान दो, तो लेकिन आप जिस दिन डीप ब्रीदिंग के साथ स्लीप में जाएंगे, मान के चलिए शायद जो दवाई लेते हो उनकी डोज आधी हो जाएगी। these tips are really very helpful। अगर आप लोगे, एंड जटामासी ब्राह्मी शंखपुष्पी की टी आप ले सकते हो, दैट इज वेरी हेल्पफुल इन हेडेक। एंड सुबह जैसे उठे तो अब हमें सबसे पहले बोला है आंखों को धोना है, हफ्ते में 2 बार काजल जरूर लगाइए। ठीक है, वो कहते हैं इनर कैंथस बंद हो जाता है तो बाहर को लगा लो, बट अब जैसे आप लोगों में भी आमिर जी काजल का एक महत्व है। हमारी सारी चीजें खत्म हो गई। कुल्ला कीजिए, क्यों, मुंह भी तो लिप्त होता है, गर्म पानी से आप कवल कीजिए, दातून कीजिए। दातून 2 दिन तो कर सकते हो, बबूल नीम जिसकी मिले, कषाय रस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हफ्ते में 2 दिन कर लो, क्यों आयुर्वेद को टफ बना रहे हो। हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग कर लो, पूरी फास्टिंग नहीं होती मत करो। हफ्ते में 2 दिन ये सोचो आज ब्रेकफास्ट स्किप, सीधे लंच करेंगे 12 बजे। यू विल फील सो लाइट, बहुत लाइट हो जाएगा टॉक। और जैसे त्रिफला की बात है, मैं
खुल के कहती हूँ, हफ्ते में 2 दिन त्रिफला का आप सेवन करें रात को, तो उससे आपको क्या होगा, सुबह कोलोन क्लींजिंग एकदम अच्छे से हो जाएगी। और त्रिफला तो बहुत ही गुणी है, तो आपका यहाँ मोशन तक हो गया। फ्रूट सीजनल ही खाएं, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बड़ा वो हो गया ना फैशन की कि ये महंगा फ्रूट है तो ज्यादा फायदा नहीं देगा। अपने देसी केला वेला खाइए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना है, देसी फ्रूट्स खाइए जो एकदम सस्ते होते हैं ना। आप कहीं भी जाएंगे, लोकल जो जगह होती है वहाँ पे केले का ठेला सबसे ज्यादा खाली होता है। रिक्शे वाले सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? केले। ठेले वाले सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? और सबसे ताकतवर कौन होते हैं? वही होते हैं। सो सिंपल, बहुत सिंपल। नाश्ते में अपना रोटी सब्जी, ज्यादा नहीं चबा सकते तो सॉफ्ट रोटी बनवा लीजिए, जितना हो सके, जिस गसे पे याद आए उस गसे को चबा दीजिए। ठीक है। विरुद्ध अन्न, जो आप विरुद्ध अन्न, सबका होमवर्क है, सब पढ़िए। विरुद्ध 2 चीजें मिक्स करके क्या क्या नहीं खानी, सब दादी नानी को पता है। रोटियां रोज अलग अलग खाइए, ऋतु के अनुसार। जैसे सर्दियों में अपन लोग मक्की की रोटी खाते हैं, अभी तो नहीं खाते ना, अभी मक्का क्यों खाना है, गर्म होगा। जब जो चीज है वैसी वो चीज खाइए। सिंपल है ना आयुर्वेद। ठीक है। रोज मसाज कीजिए, चाहे 5 मिनट करें। बहुत पित्त प्रकृति है, मैं बताती हूँ, अगर बहुत अच्छे से थोड़ी सी सरसों के तेल लेके मसाज कर लेंगे आप, आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि वायु रोमकूप का एक, वायु का स्थान रोमकूप है। हम लोग कब मालिश किए थे? मसाज सेंटर ही जाएंगे, हल्की मसाज कीजिए, गर्म पानी से स्नान कीजिए। आलसी नहीं हो गए, टफ बन गया। टफ नहीं है, आयुर्वेद सुपर इजी। फिर रात का भोजन टाइम से खाइए, थोड़ी वॉक कीजिए, और समय से किचन बंद करवा के महिलाओं को प्लीज शांति दीजिए। 7:30 किचन क्लोज, और अपने मन का कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुनिए रात को। फिर एक 10 मिनट प्राणायाम, अग्नि मुद्रा, वायु मुद्रा मेरे सारे पॉडकास्ट में है, प्लस ज्ञान और ध्यान मुद्रा, ये कीजिए और अच्छे लोगों से मिलते रहिए, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, बहुत शानदार ये पॉडकास्ट रहा सच में। अभी तक जितने भी आयुर्वेद के हमने पॉडकास्ट किए ना, एक यूनिक पॉडकास्ट ही हमारा निकल कर आया। बहुत कुछ अलग हमने सीखा आप लोगों के साथ, तो व्यूअर्स को भी बहुत मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट को देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़े। नमस्कार आप दोनों। धन्यवाद, आप लोग आयुर्वेद के लिए इतना सारा कर रहे हैं, और साधना टीवी और उसकी टीम को भगवान धन्वंतरी खूब आशीषित रखे और हर तरह के हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी दें। तो एक शानदार पॉडकास्ट रहा। आप लोगों ने देखा कैसे आयुर्वेद के बारे में हमने इस पॉडकास्ट में बात करी। एक्चुअल में आयुर्वेद स्लो नहीं है, स्लो हमारी सोच हो चुकी है। आयुर्वेद को अगर आप अपनाएंगे तो आप पूरे जीवन को खुशहाल जी पाएंगे। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।